हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू एग्जाम भी। एग्जाम भी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और जैसा कि आपको पता है, अश्विनी सर ने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि जो CSIR है उसने 444 ट्रिपल फोर वैकेंसीज पर जो है सीट्स पर वैकेंसी निकाली है सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। तो उसका जो सिलेबस है, क्या सिलेबस में पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या पैटर्न होगा, इस पर हम डिटेल से यहाँ पर आज जो ये हमारी वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपको कुछ क्लैरिफिकेशन मैं दे देता हूँ, जो उन्होंने वीडियो में ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन की है, उसके बावजूद चूंकि मुझे यहाँ पर सिलेबस पूरा बताना है तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न मतलब किस तरह से होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है 3 पेपर होंगे, आपके सामने दिख रहा होगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। देन इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू का तो सबको पता है कि ये सबसे लास्ट में होने वाली चीज है। ठीक है, बट पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 कब होगा? आप अगर इनकी टाइमिंग देखोगे तो 2 घंटे की टाइमिंग है, 2.5 घंटे की टाइमिंग है, देन 2 घंटे की टाइमिंग है। क्या एक ही दिन में तीनों पेपर होने? ऐसा कुछ नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 को अगर आप बोलेंगे तो पेपर 1 को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एंड पेपर 2 को ले लेता हूँ। इसको कंप्लीटली बोला गया स्टेज 1। ठीक है, यानी स्टेज 1 में पेपर 1 और पेपर 2 हो जाएगा। देन और ये जो शेड्यूल किया गया है फैब में बोला गया, फैब में स्टेज 1 होगा जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। ये टोटली आपका कैसा होगा, तो ये MCQ बेस्ड होगा, CBT होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देन स्टेज 2 होगा। ठीक है, स्टेज 2 में क्या होगा, तो स्टेज 2 जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव मीन्स कि यहाँ पर आपको अपनी लेखन शैली, आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो दिखानी पड़ेगी, आपकी जो एबिलिटी है, जो आप सोचते हो किस तरह से, वो सारी चीज आपको दिखानी पड़ेगी। उसको हम पेपर 3 बोलेंगे। स्टेज 2 में पेपर 3 पूछा जाएगा जिसमें आपको क्या आएगा, तो ऐसे होगा, प्रिसाइज होगा, प्रेसी होगा, प्रेसी राइटिंग होगी, लेटर होगा, एप्लीकेशन राइटिंग होगी। उसके बाद स्टेज 1 स्टेज 2 की कंबाइंड कट ऑफ के आधार पर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और इंटरव्यू सिर्फ सेक्शन ऑफिसर के लिए होगा। ठीक है, इंटरव्यू केवल जो है वो सेक्शन ऑफिसर के लिए होगा। उसके बाद एक और पेपर है यहाँ पर जिसको बोलेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि 100 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जैसे कि इंटरव्यू सिर्फ एसओ की पोस्ट के लिए यानी सेक्शन ऑफिसर के लिए, उसी तरह जो सीपीटी का पेपर होगा ये सिर्फ एएसओ की पोस्ट के लिए होगा। यानी कि जो एसओ का भरेंगे वो सिर्फ इंटरव्यू देंगे पेपर 1, स्टेज 1 और स्टेज 2 के बाद। उसी तरह जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का फॉर्म भरेंगे वो स्टेज 1 और स्टेज 2 के बाद सीधे सीपीटी का पेपर देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। और जो बच्चे दोनों फॉर्म को भरेंगे, दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए फिर वो इंटरव्यू भी देंगे और सीपीटी भी देंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर जो है डिटेल से बात करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले जो हमारे स्टेज 1 है जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। स्टेज 1, ठीक है, जिसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा उसको हम डिटेल से यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले वाली में क्या है, सेकेंड। ठीक है, ये आपके सामने पेपर 1 है। पेपर 1 में देखिए उन्होंने लिखा है कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, देन इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। उसी तरह पेपर 2 में उन्होंने लिखा है जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जो जनरल अवेयरनेस है पेपर 1 में, उसमें क्या पूछा जाएगा? उसमें पहली बात तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल 100 होंगे। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो थोड़ा सा मतलब चिंता भी है भाई, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन पर 1 मार्क मिलेगा और अगर आप गलत करते हो तो 0.33 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पे 1 मार्क है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। अब सिलेबस देख लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो कुछ क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, डिटेल से इसका भी सिलेबस दिया गया है। अभी सिर्फ आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट बताए जा रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई कि यस, हिस्ट्री यहाँ पर पूछी जा रही है। देन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। तो आप जिसको, अगर यूपीएससी वाले बच्चे हैं जो आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो इनका जो पेपर 2 होता है वो यहाँ पर दिया गया है सीधे सीधे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, देन गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। ये उनके पेपर 2 में शुरुआती जो मेंस का जीएस जनरल स्टडीज का पेपर 2 होता है उसमें ये पूरा सिलेबस डिटेल से वो ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो यस, वो यहाँ पर दिया गया है। देन नेशनल, जो आप कहते हो करंट अफेयर जिसे बोला जाता है, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो करंट इवेंट्स होते हैं उस पर क्वेश्चन आएंगे। और ये तीनों चीजें मिलकर यानी कि हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के साथ उन्होंने क्या मिला दिया, तो उन्होंने मिला दिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, देन उन्होंने क्या मिला दिया, करंट अफेयर। इनको मिलाकर वो टोटल 100 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, देन वो आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज पे। इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन आएगा। टोटल पहली बात तो इंग्लिश में क्वेश्चन कितने आएंगे, तो 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक्टिव पैसिव और नरेशन पूछा जाएगा। देन प्रीपोजिशन और फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब प्रीपोजिशन और फिलर्स आप कह सकते हो, वही जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उसमें ज्यादातर प्रीपोजिशन ही हमें भरनी होती है, या फिर मतलब फिलर्स वगैरह में इससे ज्यादा और कुछ देते नहीं है। देन एंटोनियम्स और सिनोनियम्स जो है वो पूछी जाएंगी। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर जिसको स्पॉटिंग एरर कहते हैं, एसएससी वगैरह की जो तैयारी कर रहे होते हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते हैं वो ये सिलेबस लगभग पूरा पढ़ते ही हैं। देन पंक्चुएशन, उसके साथ ईडियम एंड फ्रेसेस यहाँ पर पूछी जाएगी। तो ये हो गया इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का पेपर, ठीक है। अब चलते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी लिखा है। टोटल यहाँ पर 200 नंबर का जो है पेपर होगा। 25-25 करके यहाँ पर 8 सेक्शन होंगे आपके सामने। सबसे पहला सेक्शन जो होगा जनरल इंटेलिजेंस का होगा, जिसको आप रीजनिंग कहते हो, ठीक है। इसको सीधे अगर भाषा में बात की जाए तो ये यस रीजनिंग का पेपर होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे। देन मैथ, आप क्वांट्स कह सकते हो, क्वांट्स का पेपर होगा। देन जनरल साइंस का पेपर होगा। इसमें जनरल साइंस मीन्स जो फिजिक्स होती है हमारी, उसके साथ केमिस्ट्री, देन बायो, ये तीनों चीजें मिलाकर जनरल साइंस हमारी पूछी जाएगी। फिर ईएसआई का पेपर, मतलब ये तो जो जीएस पेपर 3 होता है, ठीक है, हमारे स्टेट या सिविल की जो तैयारी करे तो उनमें जो जीएस पेपर 3 होता है उसमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पर हम लोग पढ़ते हैं। उसके साथ साथ जो आरबीआई की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो अलग से पूरा एक टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, ईएसआई का। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ज्यादातर उससे मिलता जुलता यहाँ पर है। उसके साथ ही इन्होंने इन्वायरमेंट वाला एस्पेक्ट भी क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो थोड़ा सा इन्होंने इनोवेशन करने की कोशिश की है। तो यस, यहाँ से भी 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन जनरल स्टडीज का पेपर 4, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जो कि वहां पर पूरा एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक टॉपिक के तौर पर दिया गया है, जिससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये थोड़ा कमोबेश किस तरह का होगा, तो हो सकता है स्टेटमेंट दे दी जाए और पूछ ले ये किस फिलोसोफर ने ये बात कही है, या ऐसा हो सकता है कि कोई कंडीशन दे दी जाए और आपसे जैसे कि पूछा जा सकता है कि क्या एक्शन सूटेबल होगा यहाँ पर करना। उसी तरह का डिसीजन मेकिंग, ये तो पूरा आरबीआई का टॉपिक है, आपको पता है भाई, आरबीआई असिस्टेंट वगैरह की जो या ग्रेड बी वगैरह की जो तैयारी कर रहे होते हैं, सॉरी ग्रेड बी वगैरह में ये सब चीजें पूछी जाती हैं, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, ये सब भी मतलब हायर लेवल का। फिर नेशनल ज्योग्राफी, यानी कि यहाँ पर ज्योग्राफी की बात की गई है, जो कि नेशनल ज्योग्राफी से मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की फिजियोग्राफी पे बात होगी कि कहाँ पर कौन सा पहाड़ है, पर्वत है, ये सारी बातें पूछी जाएंगी। सॉइल वगैरह पे क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट कैसे हिमालय उसको जो है थोड़ा सा इफेक्ट करता है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सॉइल पे क्वेश्चन हो सकते हैं इंडिया की, ठीक है, ट्राइब पे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो नेशनल ज्योग्राफी मीन्स इंडिया की फिजियोग्राफी, इंडिया के फिजिकल फीचर, इन सब पर क्वेश्चन आएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से इसका मुझे नहीं लगता है कि कोई लेना देना होगा, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने डायरेक्टली लिखा है नेशनल ज्योग्राफी, ठीक है। इसलिए मतलब हमें विदेश का जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है या केनाल है, स्टेट्स है, वो सब यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पेपर 2। अभी हम डिटेल से देखेंगे कि इसके अंदर भी क्या क्या वो पूछ सकते हैं, ये भी इन्होंने बताया है। ये जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इतने सेक्शन बनेंगे, ठीक है। फिर स्टेज 2 आएगा हमारा। स्टेज 2 में क्या पूछा जाएगा, तो ये टोटल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया, स्टेज 2 हमारा पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें अपनी लेखन शैली, हमारी जो राइटिंग स्किल्स है, हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, हम किस तरह सोचते हैं, वो चेक किया जाएगा। क्योंकि मतलब अच्छे लेवल की वैकेंसी है, तो जो लिया जाना चाहिए व्यक्ति वो जिम्मेदार हो, तो वो सारी चीजें तब पता चलती है जब वो लिखता है, अपने विचारों को बताता है। तो विचार जो उसके थॉट्स होते हैं वो कैसे बता सकते हैं, या तो आप मेंस की आंसर राइटिंग करवा लो, मतलब मेंस में क्वेश्चन दो और आंसर लिखवा लो, या फिर आप कोई टॉपिक दो और उसमें उससे बोलो कि इसमें अपने थॉट्स लिखो। तो वो सबसे अच्छा कैसे पता चल सकता है, ऐसे से पता चलता है, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग होगी भाई। ऐसे राइटिंग में 2 क्वेश्चन यानी हिंदी इंग्लिश में आपको दिया जाएगा, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में लिखने को, और ये 100 मार्क्स का होगा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। और एज यूजुअल एग्जाम का मतलब वन ऑफ द, आप जो कह सकते हो कि जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। जो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कराते हैं वो सबसे बेहतरीन अगर कोई करवाता है तो एग्जाम भी है। उसके साथ ही जो इंटरव्यू वाला है, तो आप हमारे पैनल मेंबर में देख सकते हैं कि जितने भी हैं वो सब कहीं ना कहीं मतलब आरबीआई, सेबी, सिडबी के अच्छी रैंक से रिटायर हुए लोग हैं। तो आप समझ सकते हो कि उनकी एक्सपर्टीज कितनी अच्छी तरह से आपको ग्रूम कर सकती है, ठीक है। उसी के साथ लेटर एप्लीकेशन वगैरह भी यहाँ करवाई जाएगी, और प्रेसी राइटिंग जो कि शताक्षी मैम करवाती हैं वो भी यहाँ पर होगी, ठीक है। अब डिटेल से हम यहाँ बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन, मतलब जो आपके टॉपिक है उसके अंदर सब टॉपिक क्या होंगे। मतलब सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के अंदर भी क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन
नेशनल मूवमेंट, जो कि पेपर 1 में टोटल 100 नंबर का आना है, 3 सब्जेक्टों को मिलाकर, उसमें से एक जो आपका हिस्ट्री था, ठीक है, तो वो यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, उन्होंने बोला है हम सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या है? तो आपको पता है जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हुए हैं, अलग अलग साइट्स मिली हुई है, मेगालिथिक साइट, पैलोलिथिक साइट्स, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहाँ पर हमें सबसे पहले पता चला कि ग्रेन कहाँ मिला था, अनाज सबसे पहले कहाँ मिला था, खेती एग्रीकल्चर के सबसे पहले प्रूफ कहाँ पर मिला था। कुछ इस तरह के सोर्सेज हो गए। उसके अलावा जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, जो अलग अलग बुक्स हैं, विशाख दत्त की बुक हो गई मुद्रा राक्षस, या फिर आप कालिदास रिटर्न माल विकाग्नि मित्रम, या फिर अर्थशास्त्र चाणक्य रिटर्न, तो ये सारी जो बुक है इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर इंस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अशोक ने जो पिलर्स बनवाए उसमें क्या लिखवाया था, रुमनदेई पिलर पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, भाबरूगढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें किसके बारे में बताया गया है। तो इस तरह के सोर्सेस पे क्वेश्चन हो सकता है। देन हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ किस टाइम पर आई, क्या कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, उस पर क्वेश्चन हो सकता है। देन दी मौर्यन, मौर्यन के एडमिनिस्ट्रेशन पर, जो हमेशा से एक मतलब सबसे पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन बन के रहा है, जो सेंट्रलाइजेशन का मैक्स था मौर्यन में देखा गया, उसके बाद से डिसेंट्रलाइजेशन होता है, वो सारे क्वेश्चन वहां पर बन सकते हैं। देन जो वैदिक, वैदिक वैसे हड़प्पा के बाद ही हो जाना चाहिए था, द वैदिक एरा, तो जो हमारे जो अलग अलग टेक्स्ट हैं, उपनिषद हैं, उनसे क्वेश्चन हो सकता है। देन पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जहाँ पर सातवाहनाज आते हैं, वाकाटक्स आते हैं, ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन हो सकता है। देन गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता, इन पे क्वेश्चन हो सकता है कि किस तरह से इन्होंने अपने जो इनका टेरिटरी था उसको एक्सटेंड किया, कौन कौन से आर्किटेक्चर को डेवलप किया, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो कि यहाँ पर उन्होंने लिख भी दिया है कि हम सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि सोसाइटी कैसी थी, हम ये भी पूछ सकते हैं कि इकोनॉमी कैसी थी, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या ट्रेड किसी और सिविलाइजेशन के साथ होता था उस समय, क्या हम ये पूछ सकते हैं। देखो पॉलिटी भी लिखा है, मीन्स कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, क्या वहां पर कोई मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता था एडमिनिस्ट्रेशन का, क्या कोई राजा होता था या कोई गवर्नर होता था, ऐसा ही चीज पूछा जा सकता है मौर्यन के लिए। क्या मौर्यन जो अंपायर था वो सेंट्रलाइज्ड अंपायर था या फिर डिसेंट्रलाइज्ड था। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हर्षवर्धन हो गए, या फिर गुप्तास जो हो गए, गुप्तास के लास्ट में आकर जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफी हद तक डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका था। तो पॉलिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। देन फिर पूछा, उन्होंने बोला है क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, ठीक है, जो अलग अलग इवेंट्स है, जो मिडाइवल इंडिया है वहां पर जो इवेंट्स हुए हैं उस पर क्वेश्चन उसकी क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ सकता है। मतलब सीधे से 4 अलग अलग इवेंट्स बता के पूछेंगे कि भाई इसका नंबरिंग क्रोनोलॉजी में मिला, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे बाद में क्या हुआ। देन क्या क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्थ इंडिया का 750 से लेकर 1200 के बीच में पॉलिटिकल फीचर क्या था, मतलब किस तरह से वहां पर पॉलिटिकल फॉर्मेशन क्या था, कौन कौन से किंगडम आए, कौन से किंगडम को किसने स्टैब्लिश किया, जस्ट इतना ही। मतलब आईएएस में भी इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। अगर हम सीएससी की बात करें, इंपॉर्टेंट रूलर पूछ लेते हैं और कौन सी डायनेस्टी कौन से एरिया पे रूल करी थी और किस टाइम पीरियड में, दैट्स इट। फिर हम सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली सल्तनत जिसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं मिडाइवल में, वो पढ़ते भी हैं दिल्ली सल्तनत में, सबसे पहले स्लेव, फिर तुगलक, ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं ना। तो उस पर कोई, सॉरी, स्लेव हो गए, फिर खिलजी, देन तुगलक, ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। देन मुगल किंग्स, तो मुगल किंग्स के जो आर्किटेक्चर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या बनवाया है, ज्यादातर उस पर ही क्वेश्चन आता है, या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आता है। देखो सीधी सी बात है, उन्होंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटी, यानी आप कोई भी किंगडम पढ़ोगे तो उनके इन 3 एस्पेक्ट पे जरूर डिटेल से पढ़ना पड़ेगा आपको। इट मीन्स कि कोई भी नॉर्मल सी, मतलब अगर मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जैसे लूसेंट एक बहुत अच्छी बुक है, मतलब वो वन एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है, बट यहाँ पर जिस तरह से चीजें लिखी गई हैं, यहाँ पर वो उतना आपके लिए यूजफुल नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर चैलेंजेस हैं सिलेबस के साथ, ठीक है। देन सेंस ऑफ मिडाइवल इंडिया, इंडियन इन 18th सेंचुरी, जब 18वीं सदी की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया बहुत ही फ्रेगमेंटेड था, मतलब बहुत ही बिखरा हुआ था, छोटे छोटे बहुत सारे किंगडम आ गए, जो मुगल थे वो डिक्लाइन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स अपने आप को एक्सटेंड कर रहे थे, तो वो उस दौरान हमारी सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दे भी दिया आगे उन्होंने टॉपिक, राइज ऑफ रीजनल पार्ट्स, ठीक है। फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश, जो ब्रिटिश ने हम पर रूल किया उसके क्या क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुए, उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज लागू की, ये सारी चीजें हिडन है बट हमें पढ़नी पड़ेंगी व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश। तो हमें रैयतवाड़ी भी पढ़ना पड़ेगा, परमानेंट सेटल भी पढ़ना पड़ेगा, हमें महालवाड़ी सेटलमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। देन इंडियन रेनेसा, जो हमारा पुनर्जागरण हुआ, हमारे यहाँ सती सिस्टम चला रहा था, हमारे यहाँ विधवा जो होती थी उनको पुनर्विवाह करने की आजादी नहीं थी, बाल विवाह बहुत ज्यादा प्रिवेल था,
ठीक है, तो वो सारी चीजों को किस तरह से हमने कर्व किया, तो इंडियन रेनेसा के टॉपिक में हम वो पढ़ते हैं। देन रिफॉर्म मूवमेंट, अलग अलग जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने जो आर्य समाज, ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज इन सबको स्टैब्लिश किया, तो वो रिफॉर्म मूवमेंट को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, किस तरह से उन्होंने सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश की। फिर अर्ली अपराइजिंग, जो अलग अलग विद्रोह हुए छोटे छोटे इलाके में, ठीक है, जैसे कि मुंडा जो रिबेलियन है, ठीक है, बिरसा मुंडा जी ने किया था 1892 के आसपास, फुल गुलान भी हम लोग कहते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड के आसपास, है ना। तो वो सारी चीजें, उस तरह की रिवोल्ट पर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर द रिवोल्ट ऑफ 1857, बीडी सावरकर जी ने जिसे बोला था द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया, मतलब है ना, आजादी का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम संग्राम है हमारा। तो इस पे तो डेफिनेटली हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर भी वो टॉपिक दिया गया है। देन नेचर एंड कॉसेस फॉर द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट, हमारा नेशनल मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, उसकी नेचर कैसी थी, वायलेंट था कि अलग अलग टाइम फेज में अलग अलग नेचर का रहा, ये सारी चीजें हमें डिटेल से एनालिसिस के साथ, एक होता है डिटेल से और एनालिसिस के साथ पढ़ना, ना सिर्फ फैक्ट को गैदर करना, तो वो वाली पढ़ाई यहाँ पर इन्होंने सिलेबस के तौर पर तो वही मांगा है। द राइज ऑफ न्यू नेशनलिस्ट ऑफ और एक्सट्रीमिस्ट, जो गदर आंदोलन हुआ या फिर अलग अलग जो बीच में एक्सट्रीमिस्ट जो हमारे, जैसे आप कह सकते हो एक तरीके से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे जो एक्सट्रीमिस्ट, लाला लाजपत राय जैसे लोग हुए, तो उन्होंने क्या योगदान दिया, तो वो बात यहाँ पर पूछी गई। फिर द बिगिनिंग ऑफ द गांधीयन एरा, तो गांधीयन एरा जो 1919 से बोला जाता है वैसे, कि 1919 से स्टार्ट होता है और फिर लगातार 1947 तक जो लगातार एक तरीके से चला, तो वो उसके बारे में अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। ये रहा हिस्ट्री का सिलेबस, जो कि काफी डिटेल में इन्होंने दिया है, और आपको उतनी डिटेल के साथ पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि 100 में से 1/3 हिस्ट्री से पूछा जाएगा, क्योंकि 3 ही चीजें पूछी जानी है 100 क्वेश्चन में, तो 33 या 34 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आएंगे, तो बहुत बड़ा वेटेज है। तो डेफिनेटली आपको गहराई के साथ पढ़ना पड़ेगा। देन पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो पॉलिटी में भी देख लीजिए, यहाँ पर GS2 जो जनरल स्टडीज का पेपर 2 होता है, पूरा का पूरा सिलेबस उठा के रख दिया है उन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक चीज करके आपको क्या बताऊं, अगर आप एक बुक जानते हो, आई एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, जो कि जो सिविल की तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये एक तरीके से गीता के समान मानी जाती है, कि अगर आप पॉलिटी कर रहे हो, सिविल की तैयारी कर रहे हो, तो आई एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा, इट मीन्स आपका ज्ञान अधूरा है। तो उसी तरह का यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सब कुछ, मतलब पूरा पेपर अगर मैं बोलूँ, पूरा सिलेबस अगर बोलूँ, तो उन्होंने उठाकर कॉपी करके रख दिया है। आप जो भी सिविल की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात पे एग्री होंगे इसको देखने के बाद कि यस सर, एक आध टॉपिक को छोड़ दें तो पूरा का पूरा उन्होंने जीएस पेपर 2 का सिलेबस उठा के रख दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम पे। तो पूरा का पूरा इसमें आप इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर भी पढ़ोगे, फिर गवर्नेंस के एस्पेक्ट भी पढ़ रहे हो, फिर डेवलपमेंट के जो इशूज हैं वो पढ़ोगे, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आप पढ़ रहे हो, जो अलग अलग बॉडीज हैं, कैग है, स्टेचुटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी जैसे कि सेबी हो गई, ठीक है, उससे सेबी हो गया आपका, उसके बाद ट्राई हो गई, ये सब क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं जो कि अपने अपने एरिया में न्याय का भी काम करती है, उसके अलावा रेगुलेटरी बॉडीज का भी काम रेगुलेट भी करती हैं, तो उनको क्वासी जुडिशियल कह देते हैं। तो ये सारी हो गई। उसके बाद स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो जुडिशरी सिस्टम है, मतलब टोटल सब पढ़ना है आपको, पॉलिटी में कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो पूरी लक्ष्मीकांत यहाँ पर रटनी है, मतलब ऐसा उन्होंने बोल दिया है। देन हम करंट इवेंट और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो करंट इवेंट है उस पर इन्होंने बोला जो नेशनल इशूज है, तो नेशनल इशूज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो फ्रीबीज वगैरह की बात होती है, या फिर अभी कहीं इलेक्शन हुए तो किस स्टेट असेंबली में कितनी सीट्स हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इंडियन इकोनॉमी में भी हमारा रेपो रेट क्या रहा, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कितने रेट पे रहा, हमारा बजट क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इंडियन पॉलिटी ऑलरेडी आप जानते हो, जो अभी हमने बात की कि कौन से स्टेट में कितनी असेंबली सीट्स हैं, या फिर वो जो स्टेट है उसकी लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन जुडिशरी की बात करते हैं, तो जुडिशरी में कोई केस चल रहा हो, उसने कोई जुडिशरी ने कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट दी हो किसी गवर्नमेंट के एक्ट को लेकर या फिर किसी केस को लेकर, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वायरमेंट में कोई नया सरकार ने कानून बनाया हो, या फिर कोई कानून जो अभी चर्चा में रहा हो, या इसके अलावा कोई कॉप हुई, जैसे कॉप 28 अभी चल रही है, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई नया ब्रेक थ्रू मिला हो, कोई नया मिशन लॉन्च किया हो, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब बहुत छोटी छोटी डिटेल में नहीं जाना है इसमें, मेजर मेजर इवेंट में रहना है, क्योंकि माइनर तो फिर बहुत कुछ हो रहा है, अगर आप सब करने जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम ये है कि हम सब करने जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा तो वहां पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। देन स्टेट सोशल स्कीम्स में जो बजट 2023 से लेकर अब जो चल रहा है साल, यहाँ तक जितनी भी बजट जो जितनी भी स्कीम्स लॉन्च हुई, जैसे पीएम विश्वकर्मा
पीएम निपुण, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी स्कीम है, तो वो आपने करनी पड़ेंगी। स्पोर्ट न्यूज में इंडिया में अभी फाइनल कहाँ पर खेला गया, इंडिया वर्ल्ड कप, ठीक है, क्रिकेट का। उसके अलावा शूटिंग, कोई अभी शूटिंग इवेंट इतने सारे हुए, ठीक है, बॉक्सिंग इवेंट हुए, तो वो पूछा जा सकता है। वॉलीबॉल का एक इवेंट होने जा रहा है पहली बार इंडिया में, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है कि कर्नाटका में किस स्टेडियम में पहली बार वो इवेंट होने जा रहा है। कोई नई रिपोर्ट, जैसे कि नई रिपोर्ट मतलब कोई रिसेंटली कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हाल ही में आई है, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है। कोई नई कमेटी बनाई गई हो, कोई कमीशन बनाया होगा, उससे अवार्ड, ऑनर, एक्सीडेंट एंड कैलमिटीज फर्स्ट इन इंडिया, ये सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछते हैं नेशनल में। और सिमिलरली पैटर्न पे इंटरनेशनल में भी पूछा जाता है, लेकिन इंटरनेशनल में ज्यादातर उनका फोकस होता है फर्स्ट इन वर्ल्ड, विश्व में पहली बार कोई चीज कहाँ हो रही है, या फिर विश्व में कोई चीज हो रही है पर उसमें कोई इंडियन पर्सनैलिटी क्या है मौजूद है, एट दैट टाइम वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, अदरवाइज वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती हमारे लिए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोगों ने पहले ही बात कर ली कि वही कॉम्प्रिहेंशन है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, स्पॉटिंग एरर है, और इडियम एंड फ्रेजेस है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। अब पेपर टू में, तो पेपर टू में जो रीजनिंग वाला पोर्शन है ऑलरेडी वो क्या नाम है हमारे अश्विनी सर, उन्होंने पूरा करवा दिया होगा, मतलब बताया होगा, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार जस्ट रिपीट कर दे रहा हूँ आपको कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग जो है पूछी जाएगी, देखो लिखा भी है, ठीक है। उसके अलावा जो अंदर चीजें हैं तो वो क्या पूछी जाएगी, तो देखिए यहाँ पर एनोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस पे क्वेश्चन आएंगे, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक मुझे तो नहीं लगा था। स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन, विजुअल मेमोरी, ठीक है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गया, अरिथमेटिक रीजनिंग, ये सब बहुत ज्यादा हार्ड वाले टॉपिक तो नहीं लगे, क्योंकि ऐसा जिसमें पजल वगैरह उस तरह की लिखी नहीं है, तो हो सकता है कि आप बच जाओ। वरना सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग तो सब भाई जो बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज टाइम लेती है तो वो यही चीज है, ठीक है। उसके अलावा सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट सेंस टेस्ट, लॉग, वेन डायग्राम, अल्फाबेट, रेटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, ये सब रीजनिंग वाला पूरा सिलेबस हो गया। देन क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में बहुत ही अच्छे टॉपिक दिए गए हैं। सिंप्लीफिकेशन दिया गया है, डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई दिया गया है, जो कि बैंक वाले बहुत अच्छे से इसको, मतलब उनका कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है, कुछ लोगों को बहुत ही चैलेंजिंग भी लगता है, तो डीआई है। उसके बाद फ्रैक्शन है, एलसीएम है, उसके बाद प्रपोर्शन रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआईएसआई, मैंसुरेशन, थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक इन्होंने उठा के डाल दिया है एडवांस मैथ की अगर हम बात करें तो। फिर टेबल एंड ग्राफ, ऑलरेडी टेबल एंड ग्राफ मतलब कमोबेश मुझे ऐसा लगता है कि डीआई में ही इसको इंक्लूड कर लेना चाहिए, अलग से तो क्यों ही दिया है, बट यहाँ पर मेंशन है। देन टाइम एंड डिस्टेंस, एक अच्छा टॉपिक जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके क्वांट्स के। देन जीएस की अगर हम बात कर ले, जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी। तो फिजिक्स में भौतिक काम इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन पूरा पूरा आप कहते नहीं है इसको कि यूनिट को मेंशन कर देना। अब मैकेनिक्स के अंदर कितने सारे अलग अलग चैप्टर आते हैं, उसी तरह हीट में कितने सारे चैप्टर आते हैं, मैग्नेटिज्म में भी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड, ठीक है, ये सब में बहुत कुछ अंदर आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरीज पे यहाँ पर बातें की जाएंगी कि कौन सी थ्योरीज में किस तरह की एप्लीकेशन की बातें हो रही। थ्योरीज पे अगर आपको थ्योरीज अच्छे से याद है हीट पर या मैकेनिक्स पे, मैग्नेटिज्म पे, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फैक्चुअल नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ग्रेजुएशन मांगा है, तो जो एकदम फैक्ट पे बात की जाएगी वो तो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। थ्योरीज पे क्वेश्चन हो सकते हैं। देन केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री पूरी 12th की उठा के रख दी। अगर आपने 12th की केमिस्ट्री देखी है तो वहां के एक टॉपिक उठा के इन्होंने यहाँ पर डाल दिए हैं, पता नहीं क्यों डाले हैं, लेकिन दे रखे हैं। आईयूपीएससी से लेकर हर चीज इन्होंने यहाँ पर कर दी है, और मतलब अब समझ के बाहर है। देन बायोलॉजी की अगर बात करें तो प्लांट डिसीज, ये थोड़े अच्छे टॉपिक इन्होंने लिए, प्लांट डिसीज, प्लांट टिश्यू, ठीक है, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, पॉल्यूशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा तो चीफ बायोलॉजिस्ट पे थोड़ा सा देख लेना भाई, ये हो गया बायोलॉजी का आपका। देन कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो बेसिक नॉलेज एंड फंडामेंटल्स ऑफ अबाउट कंप्यूटर इन्होंने बोला है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, जनरेशन ऑफ स्लाइड, ईमेल, ये सब बातें यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो जीएस का ये कंप्लीट हो गया। देन ईएसआई वाला जो टॉपिक है, जिससे आप सब ऑलरेडी वाकिफ हो, जो तैयारी कर रहे हैं आरबीआई वगैरह की या यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छे से पता है कि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी पूछी जाती हैं, ठीक है। उसी तरह जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे, जो हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया कि जो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं, इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एसडीजीज क्या है, नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड कोई हमारे पास एक्ट है क्या, ये सारी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे।
ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने लगभग सब यहाँ पर जो है डिटेल से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसके अलावा एथिक्स और डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, प्रैक्टिस, ठीक है, ये जो 3 टॉपिक हैं 1, 2 एंड 3, ऐसा लगता नहीं कि इसके लिए कोई बुक, मतलब आपको स्टैंडर्ड बुक वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये चीजें ऐसी नहीं है, इसमें आपको एनालिटिकल होने की जरूरत पड़ेगी, आपके कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप अच्छे से कर पाओगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनके लिए कोई ऐसा बुक है नहीं और थोड़ा सा चैलेंजिंग है यहाँ पर। और टॉपिक आप देख सकते हो कि आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई दी पॉसिबल सॉल्यूशंस पूछा गया है। फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिजाइन, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी गई है, पूरा आरबीआई वगैरह में ये आता है। देन नेशनल ज्योग्राफी में जो पहले ही मैंने आपसे बात कर ली कि बेसिक ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स, रिवर, क्लाइमेट, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, नेचुरल वेजिटेशन एंड फौना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये पूछी जाएगी। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी स्टेज 1 हमने कंप्लीटली यहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर लिया है। देन पेपर 3 यानी कि स्टेज 2 जो कि हमारा अलग पेपर, मतलब अलग होगा, इसकी डेट अभी नहीं आई है। स्टेज 1 जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 जितना हमने सिलेबस डिस्कस किया, ये हमारा पैब में शेड्यूल है, पैब में इसमें आपका पेपर हो जाएगा। स्टेज 2 का भी अता पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला जल्द ही हम बता देंगे, जिसमें ऐसे राइटिंग होगी 100 नंबर की। ठीक है, उसके बाद पैसी राइटिंग होगी, लेटर एंड एप्लीकेशन होगा, तो वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। और ये वाला सेक्शन आपको मतलब करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसमें आपके एफर्ट लगने चाहिए, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट अगर बोलूँ तो ये है आपका। फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि सिर्फ एएसओ के लिए होना है, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होंगे, ये केवल वो लोग सीपीटी का पेपर देंगे। क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और इसमें सारी चीजें जो आपको लिखी हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, जनरेशन ऑफ लाइट, जो पीछे दे रखा था सेम वही चीज यहाँ पे भी पूछी जाएगी। टाइपिंग ऑफ पैसेज, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ स्प्रेडशीट कैसे बनाई जाती है, शॉर्टकट क्या है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके शॉर्टकट क्या हैं, ये पूछे जा सकते हैं। रिलेटेड एक्सरसाइज विच आर रिक्वायर्ड इन द नॉर्मल डे, फंक्शन ऑफ इन एन ऑफिस, मतलब अगर आप ऑफिस में जो भी चीजें जैसे एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, जो हमारा पीपीटी, ये सब चीजें जो आप करते हो, उस पे क्वेश्चन हो सकता है। क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, बहुत ज्यादा इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको स्कोर करना पड़ेगा, जस्ट एक कट ऑफ होगी, इसको आपको जस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये सब था डिटेल से पूरा सिलेबस। तो फिलहाल वीडियो में इतना था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर इससे रिलेटेड और कोई जानकारी आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल सकते हो, हम आपको वहां पर उसका आंसर कर देंगे। सो थैंक यू ऑल।